जवाब तो देना होगा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज नोटबंदी के 2 साल पूरे हो चुके हैं। 8 नवंबर 2016 को मोदी सरकार ने देश में नोटबंदी का ऐतिहासिक फैसला लिया और विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। नोटबंदी के बाद जीएसटी पर जंग छिड़ी तो एक बार फिर मोदी सरकार को घेरने की कोशिशें की गई और राफेल डील को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हर बार पीएम मोदी को घेरते रहे हैं। लेकिन आज बड़ा सवाल ये है कि क्या 2019 में कांग्रेस नोटबंदी, जीएसटी और राफेल जैसे मुद्दे को बुनाकर पीएम मोदी का विजय रथ रोक पाएगी या फिर मोदी के आगे विपक्ष फेल हो जाएगा। आज नोटबंदी की दूसरी बरसी पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला और नोटबंदी के कदम को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मनमोहन सिंह ने कहा कि इस कदम से देश की अर्थव्यवस्था और समाज में जो बर्बादी हुई उसके सबूत सामने हैं। इसके जवाब में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकार का बचाव करते हुए नोटबंदी के फैसले की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि नोटबंदी से देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नोटबंदी, जीएसटी और राफेल जैसे मुद्दे को जनता के सामने रखकर पीएम मोदी विपक्ष को धराशायी कर देंगे या फिर मोदी सरकार के ये फैसले विपक्ष को मजबूती देने वाले हैं? जवाब तो देना होगा में आज इसी पर होगी बहस। विदेशों से पैसा वापस लाए लोग, उसकी उनको मौका दिया गया। जो नहीं लाएगा, ब्लैक मनी कानून में उस पर केस चले, असेसमेंट्स हो रहे हैं। इनकम टैक्स विभाग ने पहले अवसर दिया कि अधिक टैक्स देकर काला धन डिक्लेयर कीजिए, जिन्होंने नहीं किया उसके संबंध में हमने कदम उठाए। हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट हो, एक जनधन योजना 58% से लोगों के बैंक अकाउंट थे, लगभग अधिक से अधिक लोगों तक उसको ले गए। 13 करोड़ से अधिक लोगों को मुद्रा लोन दिए गए उनके बैंक के खातों में, ताकि वो बैंक लोन की व्यवस्था से अपना काम शुरू करें। ये औपचारिकरण का हिस्सा था। और इसके साथ साथ जीएसटी को लाना कि पूरे देश में 17 के स्थान पर एक टैक्स होगा, ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा, सरलता और सहूलियत आएगी। हमने एक भी टैक्स रेट नहीं बढ़ाया। 2 साल पहले इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री ने एक संवेदनहीन और गलत फैसला किया था। फैसला तो एक तानाशाही फैसला था, तुगलकी फैसला था, एक व्यक्ति का लिया फैसला था। देश को तबाह और बर्बाद करने वाला इतिहास में याद कर दिन याद, एक तरह से इकोनॉमी के लिए काला दिन के नाम पर याद किया जाएगा। सारी संस्थाएं को इन्होंने, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो है, उनको हर तरह से कब्जा करने का या उन्हें तबाह करने का पूरा काम इनने किया है। और राफेल से लेकर कितनी तरह के पैसे वाले लोग जो इनके यार दोस्त थे वो सब भाग गए हैं और 4 लोग हैं जिनके पास देश में अपार संपत्ति हो गई है। ऐसी बुरी हालत देश की इकोनॉमी की कभी देश में नहीं हुई है। और जवाब तो देना होगा में आज इसी पर बहस होगी, जिसके लिए हमारे पास खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ राजीव जेटली हैं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है राजीव जी आपका। चरण सिंह सापरा, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अमीक जमई, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और स्टूडियो में हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह साहब मौजूद हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन आप सभी से हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले जवाब तो देना होगा में हम एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ेगा बिना किसी ब्रेक। नोटबंदी, जीएसटी या राफेल, मोदी के आगे सब फेल। जवाब तो देना होगा। नोटबंदी के 2 साल पूरे हो गए। विपक्ष ने इसे बुनाने की हर बार कोशिश की, हर बार फेल। जीएसटी का मुद्दा उठाया, उस पर फेल। राफेल का मुद्दा उठाया, उस पर फेल। क्या मोदी इन तमाम मुद्दों पर भारी पड़ते हैं और 2019 में भी पड़ेंगे? इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली हमारे साथ हैं, चरण सिंह सापरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमीक जमई समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं और सीनियर जर्नलिस्ट एनके सिंह हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। चरण सिंह सापरा साहब, पहला सवाल आपसे ही है कि चाहे नोटबंदी हो चाहे जीएसटी हो, इन दोनों को तो हमने देखा है कि चुनाव में भुनाने की कोशिश विपक्ष ने की, लेकिन हर बार जो है वो नतीजा बीजेपी के पक्ष में गया है और अब राफेल का मुद्दा बार बार उठता है। क्या ये तमाम मुद्दे जो हैं वो मोदी के सामने फीके पड़ जाते हैं और क्या यही 2019 में भी होगा? देखिए, जो 5 राज्यों के चुनाव है आ रहे हैं पंजाधारी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि काठ की हांडी जो है वो बार बार नहीं चढ़ती। आदरणीय मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने
देश की जनता को अलग अलग समय पर अपने जुमलों से बरगलाया है। आज इस देश का बेरोजगार और पिसा हुआ किसान, पिसा हुआ छोटा व्यापारी, उत्पीड़ित महिला, उत्पीड़ित दलित, उत्पीड़ित माइनॉरिटी, और जिस तरह से एक एक करके इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, फिर वो चाहे ईडी है, आईटी है, सीबीआई है, एससी है या आरबीआई है, तो ये सारी चीजें इस देश की जनता देख रही है, खास करके नौजवान देख रहा है। साहब मेरा सवाल यह है कि जब नोटबंदी हुई सर नोटबंदी हुई, विपक्ष ने कहा कि मोदी ने गरीब लोगों को लाइन में लगवा दिया, इतनी तकलीफ दी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत मिली, दूसरे चुनावों में भी मिली। जीएसटी में ये कहा गया कि जो मझौला व्यापारी था और जो छोटे व्यापारी थे उनकी कमर तोड़कर रख दी जीएसटी ने, लेकिन उसके बाद भी हमने अलग अलग विधानसभा चुनावों में बीजेपी को जीतते देखा। तो ऐसा कौन सा विश्वास पैदा हुआ है कि यही नोटबंदी, यही जीएसटी या शायद राफेल 2019 में असर दिखाएंगे जो पहले नहीं दिखा पाए? ऐसा क्या बदला है? देखिए, एक तो ये मेरा एको जरा किसी को कहिए ठीक करा दें। पहली बात मैं ये बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव जो था वो पहला एक फेस मोदी जी डेवलपमेंट के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर चल रहे थे, लेकिन फिर उन्होंने देखा कि ये सिक्का नहीं चल रहा है, तब वो आ गए श्मशान और रमजान पर या कब्रिस्तान पर, रमजान और दिवाली पर। इस तरह से उन्होंने पूरे चुनाव को पोलराइज किया। गुजरात के चुनाव में पाकिस्तान, खिलजी, ये तमाम सारे मुद्दे उन्होंने लेकर के आए हैं। मैं ये समझता हूं कि अब जब ये 5 राज्यों के चुनाव आए हैं या 2019 का जो चुनाव आ रहा है, इनके हर जुमले फेल हो गए। जनता ने देख लिया है कि ये लेकिन सापरा साहब, इसी को अगर ठीक इस तरीके से आपके सामने रखा जाए, अगर आप ये कह रहे हैं कि मोदी के सारे जुमले फेल हो गए हैं, तो क्यों ना ये कहा जाए कि राहुल गांधी के सारे मुद्दे फेल हो चुके हैं? चाहे वो राफेल को लेकर मामला वो उठा रहे हो, हर जगह जाते हैं राफेल की बात करते हैं, तथ्य कभी नहीं देते। जीएसटी की बात करते हैं, कहते कहते थक गए, चुनाव में जीत मिली। उसके साथ ही नोटबंदी की बात करते हैं, उसकी बात करते करते वो थक गए, फिर जीत मिली। तो ऐसे में ये क्यों ना कहा जाए कि राहुल गांधी के सारे पैतरे फेल हो रहे हैं? सर ये भी देखिए, जो उपचुनाव हो रहे, सारे उपचुनाव तो भारतीय जनता पार्टी हार रही है। आज तक 31 लोकसभा के उपचुनाव हुए पिछले 4.5 सालों में, उसमें से 27 लोकसभा के चुनाव ये हारे हैं। और उसी तरह से और ये उपचुनाव जो है सारे राज्यों में हुए, वो राजस्थान में हुए, मध्य प्रदेश में हुए, यूपी में गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, ये सब हुआ, महाराष्ट्र में हुए हैं। तो ये आप एक देखेंगे कि जितने उपचुनाव पिछले 4.5 साल में हुए, तो आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आपकी जीत वैसी है कि क्लास टेस्ट में आप फर्स्ट आते हैं और जब एनुअल एग्जाम होता है तो बीजेपी फर्स्ट आती है। तो वो वाली हालत है, आप क्लास टेस्ट में खुश हो जाइए। अमीन जमई साहब, ठीक है, मैं आज राजीव जेटली जी के पास बाद में आऊंगा। अमीन जमई साहब, आपको क्या लग रहा है? ठीक है सर, आपका एक ठीक कराते हैं। अमीन जमई साहब, क्या आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का जो करिश्मा है या जिस तरीके से वो बात पहुंचाते हैं वो विपक्ष के मुद्दों पर हावी हो जाता है, या फिर उनकी स्ट्रैटेजी हावी हो जाती है, या विपक्ष के नेता राहुल गांधी उस तरीके से बात रख नहीं पाते, पहुंचा नहीं पाते जो कि इंपैक्ट छोड़ पाए? देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो है झूठ बोलने में माहिर इंसान है। उन्होंने 2 साल पहले ये जो झूठ बोला था वो ये था कि नोटबंदी से आतंकवाद रुक जाएगा। आतंकवाद रुका? आतंकवाद नहीं रुका। उन्होंने कहा था 4 लाख करोड़ काला धन इस देश में है। सर, इस देश में कितनी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं? 99.3% पैसे बैंकों में वापस हुए। प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, लेकिन समाजवादी लोगों ने उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जी को बाय इलेक्शन में उनके 2 मुख्यमंत्रियों को सत्ता से बेदखल किया। हम जनता के बीच में नोटबंदी का मुद्दा ले गए, हमारा जो खजांची है बच्चा, उसका मुद्दा ले गए। जनता में आक्रोश था, जनता ने इंतकाम लिया। वही इंतकाम 2019 में जनता लेने को तैयार है। जमे दिक्कत पता है, आप लोग जो सवाल तैयार, आप लोग जो पहला जवाब तैयार करके आते हैं, आप वही बोलते हैं। आपसे जो सवाल पूछा जाता है उसका आप जवाब देते नहीं है। आप कह रहे हैं कि आतंकवादी घटनाएं कहा गया था कि रुक जाएंगी, लेकिन उसके बाद आतंकवादी घटनाएं होती रही। सुशांत ये पूछ रहा है, उसका जवाब तो दे दीजिए कि 2014 के बाद से कितनी आतंकी घटनाएं देश के अंदर हुई? कश्मीर का आंकड़ा आप उठा लीजिए जब फंडिंग की बात होती है। ये बताइए, पत्थरबाजी की घटना में कितनी कमी देखी आपने उसके बाद?
मैं आंकड़ों के मिश्रा साथ जी बता देता हूं, अगर मुझे सुन मौका लीजिए दिया हमारी जाए। बात। पूरे देश में जितने जवान शहीद नहीं हुए 2014 तक, 14 से 4.5 साल में हमारे जवान शहीद हो गए। रिसर्च टीम को बोलो, अभी आंकड़ा निकाल के पूर्णिमा जी आपको देंगे। और दूसरा, सर एक आंकड़ा मैं भी दूं आपको। डोकलाम तक चाइना चढ़ाया। सर मैं एक आंकड़ा दूं आपको। कभी नहीं हुआ। डोकलाम का नोटबंदी से क्या लेना देना वो छोड़िए, मैं आपसे बोल रहा हूं सरकार ने कहा था नक्सली घटनाएं रुकेंगी अगर नोटबंदी का असर देखना है। मैं लोकसभा में गृह मंत्रालय का जवाब पढ़ के आपको बता रहा हूं। 24 जुलाई 2018 का जवाब है। सर सुन लीजिए ना, 2015 में नक्सली घटनाएं जो हुई 1089 थी, 2016 में 1048 हुई, 2017 में घट के 908 हुई और 2018 में 30/6/2018 तक 476 थी। तो आंकड़े बता रहे हैं कि नक्सली घटनाएं कम हुई हैं। सर नक्सली घटनाएं आंकड़े बता रहे हैं कम हुई हैं। क्या ये नोटबंदी का इंपैक्ट नहीं है? चलिए अमीर जमई से हमारा संपर्क टूट गया। एनके सिंह साहब, आंकड़ों के लिहाज से अगर समझें तो क्या यही वजह है? मैं आ रहा हूं सर सापरा साहब आपके पास भी। एनके सिंह साहब, क्या यही वजह है कि जब जनता भी देखती है आंकड़ों के लिहाज से या जो जमीन पर हो रहा है उसके लिहाज से, तो उसको विपक्ष के आरोपों में दम नहीं लगता और इसीलिए शायद बीजेपी को या मोदी को वोट जाता है? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले 4.5 साल में बीजेपी जो 32% क्षेत्रों में जनता पे शासन करती थी, वो 68% जनता पे आज शासन कर रही है। तमाम जो राज्य विधानसभाओं के चुनाव हुए, जो बड़े राज्य थे, उनमें वो जीती है। कहीं पे आरोप लगा जैसे गोवा वगैरह में कि थोड़ा तिकड़म किया, लेकिन कुल मिला के एक ब्रॉडर मास पे ये इस समय शासन कर रही है और 76% भूभाग पे कब्जा शासन कर रही है। जाहिर है कि 4.5 साल में बेहतर हुआ है, लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि उपचुनाव आए तो एक परमुटेशन कॉम्बिनेशन हुआ, जिसमें कि यूपी में देखें, कर्नाटक में आप देखें, कर्नाटक में भी कांग्रेस जीती है। तो कहीं ना कहीं जो आपने वायदे किए थे चुनाव में, उन वायदों पे अब एक बार रिव्यू जब किया जा रहा है, क्योंकि होता है एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम है कि जब आप उस पे जाते हैं चुनाव मंच पे, तो उस समय वायदे आपके एक्चुअल मुकम्मल करने के उससे वो ज्यादा होते हैं। ये पूरे 70 साल से चल रहा है। तो जो वायदे हुए थे उसमें दो तरह के थे। एक तो था इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, ये बात जाहिर है कि रोड कंस्ट्रक्शन 3 गुना हो गया है और ये साफ दिखाई दे रहा है। इसमें मेरे ख्याल से सापरा साहब को ऐतराज होगा, न जमई साहब को होगा। अब दूसरी बात आती है कि जो डिलीवरी के, जो डायरेक्ट डिलीवरी की चीजें थी, वो उस तरह से नहीं हो पाई जिस तरह अपेक्षा की गई थी समाज से, मोदी जी ने कहा था, वो नहीं हो पाया है। लिहाजा एक बार रिव्यू हो रहा है और इसमें कोई दो राय नहीं है कि नोटबंदी से उनकी मंशा गलत नहीं थी, लेकिन नोटबंदी से दिक्कत आई समाज में। नौकरी भी पढ़ दो। भाई मैं अगर मैं बोल रहा हूं तो जरा सा चुप रहेंगे तो अच्छा रहेगा। ये व्यवस्था रखिए कि हम कोई किसी पार्टी के नहीं है, जब हम बोल रहे हैं तो चुप रहिए तो अच्छा रहेगा, अपने टर्न पे बोल लीजिएगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि नोटबंदी से जनता में दिक्कत हुई, तो मेन मैनिफेस्टो पढ़िए ना, ये जनता में दिक्कत हुई, ये इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी वजह से रिव्यू जब किया जा रहा है तो मोदी जी का वो जलवा नहीं है, वो पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है जो कि 2014 में थी। मैं ये कह रहा हूं, जैसे आंकड़ों से मैंने आपको बताया कि नक्सल घटनाओं में कमी आई है, ठीक है, ये सरकार के आंकड़े हैं, गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। वैसे सीबीडीटी का आंकड़ा कहता है कि जो 1 करोड़ से ज्यादा की रकम का टैक्स पे करने वाले लोग थे, उनका आंकड़ा जो है वो 2014-15 में ज्यादा लोग आए, वो 60% बढ़ गया है, ठीक है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स जिनकी कमाई 1 करोड़ से ज्यादा थी वो 68% बढ़ी है। क्रेडिट कार्ड से जो ट्रांजैक्शन नवंबर 2016 में 26,699 करोड़ का था, वो अप्रैल 2018 में 45,174 करोड़ का हुआ है। तो जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या जिन ट्रांजैक्शंस पर आप नजर रख सकते हैं उनकी संख्या बढ़ी है। कोई दो राय नहीं है कि ब्लैक मनी का जो चलन है वो सब्सटेंशियली कम हुआ है, इसलिए कि एक चेक प्रोसेस बन गया था और वो चेक बहुत कायदे से हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो दिक्कतें आई जिसकी वजह से जॉब लॉस हुआ, और ऑलरेडी जॉब्स आप नहीं दे पा रहे हैं, आपने जो वादा किया था वो जॉब्स नहीं मिल रहे, जॉब क्रिएशन नहीं हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसकी नाराजगी युवाओं में है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन इंटेंशन नोटबंदी में कहीं से गलत नहीं था, इसको हर आदमी मानता है कि हर आदमी खुश इसलिए था। आप देखिए कि 3 दिन बुढ़िया बिना खाए रह गई, लेकिन एक ईंटा किसी बस पे नहीं फेंका गया, जन आक्रोश नहीं था।
वो जब झेल रहे थे क्योंकि उनको ये भरोसा था कि सेठ फंसा। लेकिन एनके सिंह साहब जो बातें आप कह रहे हैं और जो सुशांत ने अभी मुझे लगता है रिसर्च और फैक्ट्स रखे हैं वो अमीक जमई के लिए बहुत ज्यादा काफी नहीं होंगे और शायद इसीलिए वो बाकी बातें यहाँ पर कह रहे हैं। अमीक जमई, मुद्दे जो है समाज, सुनिए, अभी आप सवाल पूछने नहीं दे रहे हैं, पहले आपका जवाब तैयार है सर, यही मैंने शुरुआत में कहा था। सवाल आप पूछने दीजिए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। राजीव जेटली, यहाँ पर बात हो रही है जीएसटी की, यहाँ पर बात हो रही है नोटबंदी की और राफेल जैसे मुद्दे की। कांग्रेस को तो ये लगता है कि आप तो डील कर गए, आप पार्टनरशिप कर गए घोटाले में राफेल को लेकर। बीजेपी को क्या लगता है? देखिए, पहली बात यह है कि कांग्रेस की नेताओं की आज बहुत बड़ी मजबूरी है। बेचारों को अब का से खरगोश और खा से कबूतर बोलना सिखाया जा रहा है। उन्हें कहा जाता है कि जो राहुल जी बोले पीछे वही वही बोलते चले जाइएगा। बहुत सारे कांग्रेस के ऐसे नेता होंगे जिनकी मजबूरी बन जाती होगी। मैं तो बहुत सम्मान करता हूं पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का कि उन्हें भी राहुल गांधी जी की भाषा कई बार बोलनी पड़ती है, बावजूद उसके कि उनके पास सारे आंकड़े हैं कि ये अब दुनिया की सबसे मजबूत तीसरी अर्थव्यवस्था बन चुका है देश। बिजली की ऐसी समस्या होती थी इस देश में, आप देखिए 70 साल से जो भी कांग्रेस मैनिफेस्टो बनाती थी हर बार लिखती थी अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे। और यहां तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बैठे, मुझे लगता है उन्होंने बिजली देखी भी नहीं होगी कैसी होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। वो बिजली में हम नंबर 3 पे पहुंच गए पूरी दुनिया के अंदर। बात केवल इतनी है, जब नोटबंदी की बात कहते हैं तो नोटबंदी में राहुल गांधी जी तो बोल जाते हैं, लेकिन चिदम्बरम साहब को बहुत तकलीफ होती है कि जब नोटबंदी के आंकड़े सामने आते हैं तो उनके साथ ज्यादा फंस जाते हैं। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी चुनाव अपनी लड़ाई लड़ते हैं न्यायालय में कि हम अपना टैक्स पे नहीं करेंगे, बावजूद इसके जैसे सुशांत सिन्हा जी ने भी एक आंकड़ा रखा कि पूरी दुनिया ने, पूरे देश ने बढ़ चढ़ के अपना टैक्स जमा कराया। केवल 2 व्यक्ति इस देश में रह गए जो न्यायालय में लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम अपना इनकम टैक्स पे नहीं करेंगे। लेकिन राजीव जी एक बात बताइए, राजीव जी कंट्रीब्यूशन नहीं देगा। आ रहा हूं सापरा साहब, आपको मौका दूंगा, आप शांति से सुन रहे हैं, आप सब बात इकट्ठा कीजिए फिर जवाब दीजिएगा। राजीव जी एक बात बताइए कि अगर टैक्स पेयर की संख्या बढ़ गई, देश की अर्थव्यवस्था बेहतर हो गई और सरकार को इससे फायदा ही हुआ या देश को फायदा ही हुआ, तो फिर भी सरकार को क्यों जरूरत पड़ी कि वो आरबीआई का एक रिजर्व में घुसे और 1/3 पैसा मांगने की कोशिश करे? सब कुछ बढ़िया ही चल रहा है तो फिर उधर हाथ मत लगाइए। देखिए, नहीं, ये बहुत लंबी डिबेट हो जाएगी सुशांत जी, हम इस बारे में जाएंगे। आरबीआई वर्सेस अगर आप दूसरी बात करेंगे तो ये बहुत अभी आप झगड़े की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं अगर इतना पैसा है, अर्थव्यवस्था बेहतर है तो उधर से पैसा क्यों चाहिए, ये पूछ रहा हूं। कैश नहीं है तो क्यों आरबीआई से ले रहे हैं? मैंने आपसे कहा ये केंद्र सरकार की नीतियां होती हैं। केंद्र सरकार ने किस तरीके से मध्यम और लघु उद्योगों को अपलिफ्टमेंट करना है, उनको किस तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी देनी। नॉन बैंकिंग सेक्टर की बात हो रही है, नॉन बैंकिंग सेक्टर में सरकार फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। 2 बातें नहीं हो सकती हैं, 2 बातें कभी नहीं हो सकती। एक तरफ आप कहते हैं नोटबंदी से जो छोटा, अरे कौन बोल रहे हैं बीच में? अब सुनिए मेरी बात। अरे अंधकार वाले 1 मिनट बोलिए अपनी बात, राजीव जी पूरी कीजिए। अभी आप बिजली का लुत्फ उठाइए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। अब मुद्दा यहाँ, हाँ, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, मैं केवल ये बोलना चाहता हूं। देखिए, चाहे वो नोटबंदी की बात कीजिए, जीएसटी की बात कीजिए, अर्थव्यवस्था की बात कीजिए, हर किसी एक स्टेप ने हमारे देश को लगभग 20 कदम आगे बढ़ाया है। आप जीएसटी के ऊपर बात करते हैं तो 17.5 लाख ऐसे बैंक अकाउंट थे, राहुल जी के थे, सोनिया जी के थे, चिदम्बरम जी के थे, पता नहीं किस किस के थे, वो जो संदिग्ध पाए गए, जिसके ऊपर कार्रवाई चल रही है। जिन अकाउंट के अंदर ब्लैक मनी की ट्रांजैक्शन होती, चिदम्बरम साहब के लड़के तो उसमें सीधे सीधे फंसे गए हैं, जो ब्लैक मनी और जो भी ये धंधा करते थे। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि एक सुचारू रूप से जो कैश की अर्थव्यवस्था थी उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करना, पूरे देश की सापरा साहब रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। ठीक है सर, आपने बोल लिया, अब सापरा साहब को सुन लीजिए, वो रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। सापरा साहब बोलिए। देखिए, जितनी शांति से मैंने सुना उतनी शांति से सुना जाए, मेरी विनती है। सबसे पहले तो मैं आंकड़ों की बात, आपने आतंकवाद और नक्सलवाद के आंकड़ों की बात की। नक्सलवाद के आंकड़े मेरे पास भी हैं, जिसमें हमारे हर साल में कितने जवान शहीद हुए, आम जनता कितनी शहीद हुई। 2015 में 57 जवान शहीद हुए और हमारे 93 जो है वो आम जनता वहां पर मरी है। 2016 में 66 जवान शहीद हुए और 123 जनता। 2017 में 74
तो ये देखिए आंकड़े जो है ये बढ़ते गए हैं नक्सलवाद के। उसी तरह से अगर आप जम्मू कश्मीर की बात करें तो 4,500 सीज फायर वायलेशन हुए पिछले 4.5 साल। आतंकवादियों के लिए जो मुंबई में लंगर लगाया था, 292 के लिए मुंबई में लंगर लगाया था, सरोजनी नगर मार्केट में लंगर लगाया था। अभी मेरी बात, राजीव जी को आपको सुन रहे थे शांति से, ये गलत। मैं भी आपको डिस्टर्ब, राजीव जी को आपको शांति से सुन रहे थे, उनको बोलने में मैं आपसे ज्यादा तेज हूं। नहीं सापरा साहब आप बोलिए। आपसे ज्यादा तेज हूं डिबेट को खराब कर। सापरा साहब बोलिए बोलिए। नहीं करिए, आप तो खराब कर सकते हैं, मुझे मालूम है। शांति, अरे आंकड़े शांति से सुनिए। ठीक है राजीव जेटली रुकिएगा थोड़ा सा। सापरा साहब अपनी बात पूरी कीजिए। तो मैं केवल इतना याद दिला रहा था, मुंबई भी बीच में डाल लीजिए, वो EMU ट्रेन भी बीच में डाल लीजिए, जो हम फोड़े जा रहे थे वो भी बीच में डाल लीजिए, आंकड़े नहीं आते हैं। तो आप कहां से कहते हैं कि नक्सलवाद और आतंकवाद जो है वो कम हुआ है? तीसरी बात, आप फाइनेंशियल इस पे आते हैं, आपने इतने सारे आंकड़े बताए, ये बताइए कि हमारी क्रेडिट ग्रोथ सबसे लो है, हमारा जो है आज आपका ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है। अच्छा सापरा साहब यानी कि आप ये कह रहे हैं वैल्यू हो चुका है, तो ठीक है सापरा साहब, थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है मुझे लगता है। सापरा साहब, अगर आपको लगता है कि ये तमाम आंकड़े जो आप सामने रख रहे हैं और इसके साथ ही जो मुद्दे कांग्रेस उठा रही है, चाहे वो GST का मामला उठाया हो या नोटबंदी का मामला उठाया हो या राफेल का मुद्दा, तो कांग्रेस बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं है। आपको लगता है कि ये कांग्रेस को फायदा करेगी 2019 में मोदी को पूरी तरह से साफ करने के लिए? आपको ये लगता है कि ये मुद्दे कम से कम नैया पार करेंगे आपकी? देखिए, नैया पार करने का सवाल नहीं है, हम मोदी तंत्र से लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं। आज मोदी तंत्र ने क्या किया है? स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा रक्षा घोटाला उन्होंने किया राफेल। स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा घोटाला है नोट। सापरा साहब माफी चाहूंगा, आपके कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम है, आपकी आवाज साफ पूरी नहीं आ पा रही है, इसलिए रोक रहा हूं, उसको ठीक कराते हैं, फिर आपको मौका देंगे। माफी चाहूंगा। सुशांत जी, मत 10 सेकंड दीजिए। हाँ बोलिए। 10 सेकंड दीजिए। देखिए, मैं राफेल पे एक बहुत छोटी सी, बहुत लेमन लैंग्वेज में जिसे बताने की कोशिश करूंगा कि आपने कभी देखा होगा, ये प्रॉपर्टी डीलर होते हैं, इन्हें कभी कभी कमीशन नहीं मिलती है जिस घर को बेचने या खरीदने की, तो ये बोलते हैं उसमें भूत रहता है। वही काम राहुल गांधी ने किया। उनको जब कमीशन नहीं मिली तो उन्होंने कहा इस घर में भूत रहता है। ये गलत बात है। राहुल गांधी अगर बिना सबूत के आरोप लगा रहे हैं तो आप भी बिना सबूत की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी को कमीशन नहीं मिला, आपके पास क्या सबूत है? ये गलत बात है सर, फैक्ट पे बात कीजिए ना। बता रहा हूं, मैं सबूत के सुनिए, मैं आपको मैं सबूत के साथ बता रहा हूं, आपको सबूत के साथ बता रहा हूं, शांति में सबूत के साथ बता रहा हूं। डिसॉल्ट एविएशन के CEO ने साफ तौर पे कहा, उन्होंने बकायदा एग्रीमेंट दिखाया एक इंटरव्यू के अंदर। पर उसे तो राहुल गांधी उसे लेकर पहले ही कह चुके हैं कि CEO भी झूठ बोल रहे हैं। हमारा जो एग्रीमेंट है 30,000 करोड़, मैं हाँ, तो राहुल गांधी जी के हिसाब से तो पूरी दुनिया बिकी हुई है, क्योंकि उन्हें कमीशन नहीं मिला, इसीलिए उस घर में भूत रहता है। मैं इसीलिए बोल रहा था आपको, जिस आदमी को, जिस प्रॉपर्टी डीलर, राहुल गांधी कमीशन मांग रहे थे सर, कमीशन नहीं मिलता, वही कहते हैं। राहुल गांधी अगर कमीशन मांग रहे थे, और आपको पता होगा इस देश में नियम है कि किसी रक्षा सौदे में कोई कमीशन नहीं मांगा जा सकता, तो राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है, ये बताइए। नहीं, जेल में जाने का वक्त है अभी। देखिए, 5-5 हजार करोड़ के घोटाले में सोनिया जी भी बाहर हैं, बेल पर राहुल जी भी बाहर हैं। एक वक्त लगता है हमारे देश में, हमारे देश की एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था के साथ चलना होता है। जैसे आपने कहा राम मंदिर में हम सम्मान करते हैं न्यायालय का, उसमें भी आर्ग्यूमेंट अभी डेवलप हो रहे हैं। राफेल मुद्दे पे केस डाला है सर, राहुल गांधी ने कमीशन मांगी थी, इसका केस बना है, FIR दर्ज हुई है, कुछ हुआ है सर? वक्त आने दीजिए। वक्त कभी आएगा? 2022 में नहीं, राहुल गांधी जी ने तो कमीशन मांगी थी। मैंने आपसे कहा डिसॉल्ट एविएशन। सर देखिए, अगर इस पे जाएंगे ना राजीव जेटली, तो बहुत सारी फिर बातें कांग्रेस भी कहेगी कि प्रधानमंत्री मोदी ने तो इस रैली में ये कहा था, वो उन्होंने ये कहा था, ऐसा निकला। की बात करते हैं नहीं, फिर तथ्यों पे बात की जाएगी। एनके सिंह, राफेल की बात करें तो मुद्दे बहुत सारे हैं, विपक्ष लगातार ये मुद्दे उठा रहा है, और दूसरी तरफ देखिए महागठबंधन एक बड़ी चीज, लेकिन क्या एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो क्या ये दिखता है कि 2019 के लिए महागठबंधन से बड़ा और कुछ बेहतर मुद्दे जो तथ्यों के साथ हो, विपक्ष वो उठाएगा तो शायद कुछ फायदा उसका ले पाएगा? बहुत अच्छा सवाल है। और देखिए, इसमें होता यह है कि मैंने उसके पहले भी कहा था कि जो आंकड़े होते हैं ना, सेलेक्टिव एप्रोप्रिएशन ऑफ फैक्ट्स,
ये एक लॉजिकल फैलेसी होती है कि मतलब का आपने कुछ आंकड़ा ले लिया, कुछ नक्सलाइट का ले लिया, कुछ आपने कश्मीर का ले लिया, उससे लॉजिक नहीं बन पाता है, उसका लॉजिकल ब्लॉक जो होता है वो कंक्लूजन पे नहीं जा पाता है। यहां पे बहुत सीधी सी बात है कि आपके पास सब बड़ी गलत चीजें हैं और जनता भोग रही है। मान लीजिए हमने मान लिया आपको इस लॉजिक को कि जनता ने ये सारी पॉलिसीज का दंश जो है जनता भोग रही है, नोटबंदी का भी भोग रही है, तो जाहिर है कि अब आपके लिए है कि आप कम से कम उसको विकल्प के रूप में खड़े तो हों। राहुल गांधी और पूरा अपोजिशन, क्योंकि आप जानते हैं एक पार्टी 31.3% पा चुकी है 2014 में और आपका घट के 18% पे आ गया था, तो ऐसे में आप एक कंसोलिडेटेड फॉर्म में विपक्ष को लाना पड़ेगा। क्या आज मुलायम सिंह, राहुल गांधी, मायावती एक साथ बैठने को तैयार है? अगर ये नहीं है और यही वजह कि मैसेज नहीं जा रहा है, जनता के पास विकल्प भी नहीं है और मोदी ऐसा पब्लिक एक्सेप्टेबिलिटी अभी डेवलप नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी उसकी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह कि जब तक आप महागठबंधन टेंजिबल फॉर्म में नहीं आएंगे तब तक जनता को वो मुतमईन नहीं होने। जमीन साहब एक बात बताइए, अगर बीजेपी का आरोप यह है कि राहुल गांधी झूठ बोलते हैं हर बात पे, राहुल गांधी या अखिलेश यादव को भी मैंने कई बार ये कहते सुना है कि मोदी से बड़ा कोई झूठ बोलने वाला नहीं है, अगर जनता के सामने है तमाम नेता यही बात रखते हैं कि मोदी भी झूठ बोल रहे हैं, राहुल गांधी भी झूठ बोल रहे हैं, तो जनता मोदी के झूठ पे विश्वास क्यों करती है और राहुल गांधी के झूठ पे विश्वास क्यों नहीं करती? क्योंकि मोदी जी हर झूठ को इतने अच्छे से दोहराते हैं कि वो सच लगने लगता है। समाजवाद है, समाजवादी विचारधारा है, ये आपने उत्तर प्रदेश में देख लिया है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर, अरे कहां आरएसएस यार समाजवादी विचार कमाल है। इतना उत्तर प्रदेश के युवाओं में समाजवादी विचारधारा और गुस्सा प्रधानमंत्री के झूठ के खिलाफ है कि हम इनको सत्ता से बेदखल करने के लिए। और सुनिए अमित जमई 2014 के बाद से 22 से ज्यादा बार विपक्ष को हरा चुके हैं मोदी, 22 से ज्यादा बार 2014 के बाद। अमित जमई साहब, सापरा साहब आपके जवाब पे हंस रहे हैं। नहीं, मैं कहना चाहता हूं, जवाब ये है कि पूरा देश भाजपा आरएसएस देखिए मैं सापरा साहब आप ही बता दीजिए, आप किस बात पे बता रहा हूं। सापरा साहब आप ही बता दीजिए मैं किस एक बात पे लाइन में हंसी आ रही है। इनका उत्तर देता हूं जी देखिए, मुझे ये सापरा साहब का कनेक्शन जो है, ठीक है अमित जमई साहब आप बात पूरी कर लीजिए, सापरा साहब का कनेक्शन फिर चला गया है। देखिए, हम यह कहना चाहते हैं कि पूरे देश की जनता में एक आक्रोश है। उत्तर प्रदेश में युवक मालूम है आपको, 12 महीने में 14 लाख युवाओं ने नौकरियों के लिए फॉर्म भरे, परीक्षाएं दी, लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उनको रोजगार नहीं दे सके। सड़कों पे हमारी बहनों को लाठियां मारते हैं ये लोग। ये 2019 में जो झांकी थी सर, आपकी जब सरकार थी उत्तर प्रदेश में, हमने खबर चलाई थी चपरासी के लिए वैकेंसी निकली थी और एमए पास और बीए पास 21 लाख लोगों ने वहां पर वैकेंसी के लिए अप्लाई किया था। एमए पास और बीए पास, ये समाजवादी पार्टी सरकार के वक्त का बता रहा हूं। और किसी हम वही कह रहे हैं सुशांत जी, नहीं पीएचडी 35,000 पीएचडी ने एप्लीकेशन दिया, लेकिन ये सरकार 1.5 साल में नौकरी नहीं दे पा रही है। जो नौकरियां समाजवादी पार्टी ने सृजन किए, आरएसएस बीजेपी ने बोलते हैं। एनके सिंह साहब कह रहे हैं आपने नौकरी दी भी तो जाति विशेष को दी, को दे दिया अखिलेश यादव ने, इसलिए सारी नौकरियां छीन ली गई। एनके सिंह साहब कह रहे हैं आपने नौकरी दी भी तो जाति विशेष को दी, अब वो हाई कोर्ट ने उसका क्रैश कर दिया। नहीं, एनके सिंह साहब, जब तक अपर कास्ट का कब्जा नहीं होगा तब तक तो न्याय होगा ही नहीं। अगर दलित, पिछड़ा, पटेल, अब इसमें तो बोलिए सिंह साहब बोल रहे हैं तो आप अपर कास्ट ये क्या बात हुई है कि जो कमजोर वर्ग है उसको भागीदारी। आपकी स्क्रिप्ट जो है ना, आज की आपकी स्क्रिप्ट थोड़ा आज के टॉपिक में फिट नहीं हो रही है सर, थोड़ी दिक्कत है आज। पब्लिक स्पीच लग रहा है। नहीं सर, फिट नहीं हो रही है। फ्रेम में दलित पिछड़ा फिट ही नहीं होता है। दिक्कत ये है, ये एक नया एंगल आज क्योंकि इनका नाम पूर्णिमा मिश्रा है और सवाल
कमाल अभी भूले नहीं है वो नारे लगाने। योगी जी की सरकार ने जो कमीशन बैठाया उसने कहा यादव जी को तो नौकरी नहीं मिली, नौकरी तो किसी और को मिली ना। योगी जी में दम है, उस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। आप ही कर दीजिए। आप कर देते हैं। सापरा साहब, आपका सिग्नल बार बार कट रहा है, मैं माफी चाहूंगा, इसमें मेरा भी कोई योगदान नहीं हो सकता, मेरा भी कोई दोष नहीं है। नहीं, ऐसा मत सोचिएगा कि हमने कटवा दिया। सापरा साहब बात पूरी कीजिए। कास्ट के लोगों को यादव से नफरत है, अपर कास्ट के लोगों को कुर्मियों से नफरत है, भाई ये तो इलेक्शन कास्ट के लोगों को पटेलों से नफरत है। आप करिए नफरत। समाजवादी लोग भागीदारी के सवाल पर, डाइवर्सिटी के सवाल पर अखिलेश यादव आगे बढ़ेंगे। अमित जमई, मैं ये बात कहना नहीं चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश से ही मैं बिलोंग करती हूँ और आपके राज्य में वहां पर जनरल लोगों की क्या हालत है वो किसी से छिपी नहीं है। मैं ये बात यहाँ पर बैठकर कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब तथ्य आप रखते हैं ना सर, तो सुनिए, थोड़ा अपनी रिसर्च टीम को बोलिए कि वो आपको बेहतर फैक्ट्स दे और जो सवाल पूछा जाए जवाब आप उसका दें। एंकर को भी नफरत है। 4 यादव दिख गए, 4 कुर्मी दिख गए। आपके चैनल में बताइए ना हमको कितने यादव हैं। सर हम लोग ये सब काउंट नहीं करते, आप काउंट कीजिए सर, हम लोग ये सब काउंट नहीं करते सर, हम लोग लिस्ट नहीं बनाते इन सब चीजों की। साहब कमाल की बात है, फालतू की बात कर रहे हैं। इलेक्शन में जाके पत्रकारिता में अब यादव और ये टाइटल देख देख के नौकरी दी जाए, मतलब कितना इलॉजिकल अमित जमई आप हो सकते हैं, ये क्लियर हो गया। किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप इतना इलॉजिकल साउंड कर रहे हैं। बांटने वाली राजनीति करते हैं, इसलिए रफेल फेल होता है, जीएसटी फेल होती है और नोटबंदी फेल हो जाती है आप लोगों के। इसीलिए आप लोग खुद उत्तर प्रदेश में फेल हो जाते हैं अमित जमई। वो इलॉजिकल है। और जो आप पिछले, अरे इलेक्शन, अरे मुझे ये बताइए, पूर्णिमा मिश्रा अगर काबिल है तो उनको नौकरी न मिले क्योंकि उनके नाम में मिश्रा है। एनके सिंह साहब इतने साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं लेकिन उनको कामयाबी न मिले क्योंकि इनका नाम में सिंह है। कमाल की बात करते हैं बॉस साहब। अरे ब्यूरो चीफ एक ब्यूरो चीफ पास ही क्यों नहीं है आपके यहाँ? अमित जमई, अरे हमारे इनपुट में शिफ्ट इंचार्ज का नाम चंदन यादव है। चंदन यादव नाम है, चंदन यादव। आपको बता रहा हूं, आप भी इस मंच पे बैठे हैं, आपको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया गया है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज जो आप बात कर रहे हैं अपवाद हो गया है। जिनकी आबादी 85%, एक नाम लेके आप छूट जाओगे। अब आपको क्या पूरे एम्प्लॉयज की लिस्ट सुनाऊंगा? सुशांत, मुझे लगता है इतनी इंपॉर्टेंस इन बातों को नहीं देनी चाहिए, इससे बिल्कुल डाइवर्ट हो रही है हमारी बहस। सापरा साहब का लिंक अगर थ्रू है टॉपिक तो सापरा साहब आप बोल लीजिए। किसको? मेरी आवाज आ रही? हाँ सर बोलिए। सॉरी आपको पहले तो कि आपका लिंक बार बार फेल हो रहा है, इसमें हमारा दोष नहीं है सर, लेकिन आप बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं ये कहना चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी उनके सभी वक्ता में देखता हूं। अरे खराब तकनीकी दिक्कत है, बहुत ज्यादा दिक्कत है। हम फिर से कोशिश करेंगे सापरा साहब से कनेक्ट कर सके। तो राजीव जेटली, देखिए मुद्दा तो खैर थोड़ा नहीं काफी ज्यादा भटक गया अभी बीच में अमित जमई की बात कहते कहते, लेकिन राजीव जेटली उसके बावजूद देखिए उपचुनावों पर जो सवाल उठते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और 2019 बीजेपी के लिहाज से बीजेपी उसके लिए बहुत व्यापक तैयारियां कर रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं चाहे राफेल का मुद्दा विपक्ष उठा रहा हो या जीएसटी का मुद्दा उसने उठाया हो, नोटबंदी का मुद्दा उठाया हो, कुछ डेंट वो बीजेपी को करके जरूर गया है और राफेल का मुद्दा ऐसा है, देखिए कांग्रेस उसे बिल्कुल नहीं छोड़ रही है इस वक्त। देखिए ये वैसे तो हकीकत है, लेकिन एक बॉलीवुड की मूवी में आपने देखा होगा कि नेता जब नारे लगाते हैं तो किस तरीके के लगाते हैं कि बिजली पानी में से अगर बिजली निकल गई तो पानी में क्या रह जाएगा, कुछ इसी तरीके के नारे राहुल गांधी। नहीं, लेकिन राजीव जी मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप ये कहते हैं कि कांग्रेस फैक्ट नहीं रख रही है, जो बात अगर आप ये कहते हैं सर, अगर आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस फैक्ट नहीं रख रही है तो बीजेपी फैक्ट्स के साथ इस चीज को क्वैश क्यों नहीं करती, खत्म क्यों नहीं कर देती बीजेपी? बिल्कुल हमने एक एक बात बताई राफेल के ऊपर। जिस वक्त पे राफेल की प्रिक्योरमेंट 737 करोड़ में होनी थी, उस वक्त पे 670 करोड़ रुपए की पूरा हमने एक डेटा दिया
जनता के सामने रखा कि राफेल के ऊपर कितने कार्य किए गए थे, कितने कार्य नहीं किए गए थे। राफेल खरीदा ही नहीं जाना चाहिए था, मतलब जो कांग्रेस कहती है खरीदा जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि कांग्रेस ने इतने बुरे हालातों के अंदर जब देश चुनौतियों से जूझ रहा था उस वक्त राफेल को दरकिनार कर रखा था और उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई थी। केवल उसकी प्रिक्योरमेंट की जब बात हुई तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारी सरकार में शुरुआत हुई उसकी, और जब हमारी सरकार में शुरुआत हुई तो जो आंकड़े राहुल गांधी रखते चले गए, मैं उसमें नहीं जा रहा, 500 करोड़ का सिलेक्शन उनके ही हर रोज उनका आंकड़ा जो है, लेकिन एक आंकड़ा जो 30,000 करोड़ का उन्होंने कहा सरकार थी, ये श्रेय उनसे मत लीजिए सर प्लीज। आपने सौदा किया, ये बहुत अच्छी बात है, इसका श्रेय आपको मिलना चाहिए। आपने त्वरित गति से भारतीय सेना की ताकत बढ़े, आपको मिलना चाहिए। आपने त्वरित गति से भारतीय सेना की ताकत बढ़े, इसकी कोशिश की। L1 चुने जाने के बाद L1 चुने जाने के बाद मैं केवल ये बोलना चाहता हूं, L1 चुने जाने के बाद देखिए वाजपेयी जी ने इसकी शुरुआत करी, उसके बाद इसकी बिड हुई, बिड के बाद L1 चुने गए। हमारी सेना को, हमारी वायुसेना को राफेल की जरूरत थी, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बावजूद उसके देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, राहुल गांधी जी ने इल्जाम लगाया कि 30,000 करोड़ रुपया रिलायंस को दिया गया, और जब डिसॉल्ट एविएशन के सीईओ ने यह बात रखी कि 30,000 करोड़ नहीं, ये टोटल ही 800 करोड़ है, जिसमें लगभग 450 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट हमारा हुआ है। वो तो झूठ है, ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट पे राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सब फैक्चुअली गलत है, उसमें कोई दम ही नहीं है। मुझे बताइए एनके सिंह साहब कि विपक्ष, अब देखिए नोटबंदी और जीएसटी ये दो ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष अलग अलग चुनावों में आजमाने की कोशिश कर चुका और फेल हो चुका है। राफेल अब उनका नया हथियार है। अब अदालत में राफेल की प्राइसिंग को लेकर भी सरकार जवाब दे रही है। अगर वहां पर अदालत से क्लीन चिट मिल गई तो ये भी फेल हो जाएगा, और अगर नहीं मिली तो क्या ये मुद्दा जो है सरकार के गले की फांस बन जाएगा? देखिए अदालत से इतनी जल्दी तो नहीं मिलना है, कि अभी तो प्राइस वाला इश्यू ही चल रहा है। प्राइस जब जब दे देंगे, प्राइस का एक कंपैरेटिव स्टडी होगा, इसलिए वो अदालत से चलेगा। इशू दूसरे हैं। आपने जो वायदा किया था, हकीकत यह है कि आपने जो वहां पे वायदा किया था वो रियल टर्म्स में किसानों वगैरह को नहीं मिला है, किसान नाराज है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो 14 में जो एक्सपेक्टेशन था वो अभी तक फुलफिल नहीं हुआ है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। उम्मीदें कई ऐसे लोगों की, जिसमें किसान भी शामिल है, अगर वो पूरे नहीं हुए तो ये पूर्णिमा हो सकता है 2019 में मोदी को नुकसान पहुंचाए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए। जवाब तो देना होगा मैं आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज। जीएसटी या राफेल, मोदी के आगे सब फेल, जवाब तो देना होगा।